ससुराल में सास ही निकली बहू की दुश्मन। 5 महीने की गर्भवती नीलम और शिवानी बाहर से अपने पुश्तैनी ससुराल में आती हैं। हॉल में पूरा परिवार बैठा होता है। बहुएं घूंघट करते हुए मिट्टी की रसोई में चली जाती हैं। अरे बहुएं कहाँ गई थी? बहुओं ने घूंघट किया हुआ था या नहीं? जी अब मैं क्या बताऊं, मैं बहू से ही पूछ लेती हूँ। इतना कहकर शारदा रसोई घर में आती है। बहू, तुम लोग आने से पहले घर में झांक नहीं सकी थी क्या? माँ जी, हम दोनों बात करते हुए घर में चले आए, ध्यान ही नहीं दिया कि हॉल में सब बैठे हुए हैं। अच्छा, और इतनी देर कहाँ लगाती तुम दोनों ने? बाहर सभी बहुत गुस्से में हैं। ओ मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि दीदी का खट्टा खाने का मन कर रहा था, तो हम पानी पूरी खाने बाजार में रुक गए थे। वहीं हमें गांव की एक बहू मिली और अपनी मॉड्यूलर रसोई दिखाने अपने घर लेकर चली गई थी। ठीक है, मैं बाहर संभालने की कोशिश करती हूँ, तुम लोग काम करो। इतना कहकर शारदा हॉल में आती है और घर वालों को शांत करवाती है। ऐसी रात हो जाती है। नीलम और शिवानी अपने अपने कमरे में अपने पति से डांट सुन रही होती हैं। नीलम, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम घर में बिना किसी को बताए बाजार चली गई। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब, बिना पूछे बाहर निकलना? माफ कर दीजिए जी, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। शिवानी, अगर भाभी को पानी पूरी खाने का मन था तो भैया समझते, माँ समझती, तुम क्यों चौधरी बनने चली गई? देखो, अगर मेरे साथ रहना है तो कायदे कानून में रहना पड़ेगा, वरना मायके भेज दूंगा। नहीं जी, आगे से ये गलती नहीं करूंगी, माफ कर दो मुझे। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन गर्भवती नीलम चूल्हे के सामने बैठी पसीने से तरबतर भिंडी बना रही होती है। दीदी, ये कैसी भिंडी बना रही हैं आप? इसने तो पानी छोड़ दिया है। देवरानी जी, क्या बताऊं, इस पसीने और चूल्हे के सामने बैठने और इस हालत में भी काम करने से इतनी थकान हो जाती है कि दिमाग काम ही नहीं करता। मैंने आलू के साथ भिंडी भी धो दिया। दीदी, आज दादा ससुर जी का भिंडी खाने का मन है। अगर भिंडी अच्छी नहीं बनी तो बहुत डांट पड़ेगी। तभी शारदा रसोई में आती है। बहू, इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी, 5वां महीना चल रहा है। घर में काम करते हुए काफी तकलीफ होती है। उसी तकलीफ में ध्यान नहीं दिया और भिंडी गीली हो गई। कोई बात नहीं बहू, इन भिंडियों को छोड़ो, घर में दूसरी भिंडी है, उसे बनाओ। माँ जी, पूरे ससुराल में एक आप ही हैं जो हमें समझती हैं। बाकी तो हमारे पति तक हमें डांटने के बहाने ढूंढते हैं। बहू और माँ का रिश्ता माँ बेटी से कम थोड़ी होता है। अब तुम लोग फटाफट काम करो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, पर माँ जी ने मना किया है। इतना कहकर शारदा रसोई से बाहर निकल जाती है। नीलम गीली भिंडी फेंक कर दूसरी भिंडी काटने लगती है। तभी गंगा देवी किचन में आती है। बहुओं, अभी 1.25 मिनट पहले तुम लोग भिंडी काट कर चौका लगा चुकी हो, तो दोबारा भिंडी क्यों काट रही हो? वो चुप हो जाओ बहू, मुझे पता है तुमने भिंडी फेंक दी। क्या हुआ था? भिंडी गीली हो गई थी ना? हाँ दादी, वो क्या है ना, एक वक्त की भिंडी तुमने खराब कर दी। तुम्हें पता है तुम्हारे पति कितने मुश्किलों से पैसे कमाते हैं, बस पैसे बर्बाद करना आता है तुम लोगों को, ऊपर से चीजें छुपाती हो। इतना कहकर गंगा देवी रसोई घर से चली जाती है। इन्हें पता कैसे चल जाता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया? उस दिन देर हो गई थी, तब भी इन्होंने पकड़ लिया था कि हम कहीं गए थे। दीदी, ये बड़े बुजुर्ग तजुर्बेदार होते हैं। इन्होंने हमारी मिनटें गिन रखी हैं कि कितनी देर में हम क्या काम करते हैं। जरा सी देर होती है तो शक करने लगते हैं। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन परिवार के पंडित दीनदयाल घर आते हैं। हाँ, सभी को राम राम। अरे राम राम पंडित जी, आइए विराजिए। दीनदयाल सोफे पर बैठते हैं और अपनी पोटली से श्रुति की तस्वीर निकालते हैं। जी मुझे एक अच्छे घर की सुंदर लड़की का रिश्ता मिला है। सोचा आपके छोटे बेटे उद्यम की बात चला दूं। शादी करवानी है कि नहीं अपने बेटे की छोटे? हाँ पंडित जी, करवानी है शादी। तो ये फोटो। उद्यम बेटा, इस लड़की से शादी करेगा ना तू? दादाजी, आप लोगों की जैसी मर्जी, मैं कर लूंगा शादी। पंडित जी, घर परिवार कैसा है, हमारी हैसियत बराबर है ना? जी, ये सब चीजें देखकर ही मैं रिश्ता लेकर आया हूँ आपके पास। तब पंडित जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, हम कल ही लड़की देख लेते हैं। जी, बहुत सही फैसला लिया है आपने। इतना कहकर दीनदयाल वहां से चले जाते हैं। ऐसी रात बीतती है और अगले दिन पूरा परिवार श्रुति के घर आता है। श्रुति सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। जी, लीजिए चाय नाश्ता। जी, लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है, घर परिवार भी आपका अच्छा है, हम शादी के लिए तैयार हैं। आपका क्या कहना है? जी, आपका इतना बड़ा परिवार है, गांव में आपका इतना नाम सम्मान है,
हमें तो रिश्ता पसंद है, आप बस बच्चों को बंधन में बांधना है। दोनों परिवार की रजामंदी से शादी तय होती है। शादी की तारीख निकलती है और तय तारीख के दिन उद्यम दूल्हे के कपड़ों में मंडप में बैठा होता है। जी, तुम वधू को लेकर आइए। जी अभी लेकर आती हूँ। सुनीता दुल्हन के लहंगे में तैयार श्रुति को लेकर आती है और मंडप में बैठाती है। माँ जी, बहू ने घूंघट नहीं किया है। हाँ, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बहू का घूंघट करवाओ। शारदा सुनीता के पास आती है। समधन जी, बहू का घूंघट करवाइए, पूरा परिवार गुस्सा कर रहा है। समधन जी, श्रुति ने ब्राइडल मेकअप किया है ताकि शादी में अच्छी तस्वीरें आए। वो घूंघट कर लेगी तो तस्वीरें कैसे आएंगी? अच्छा, तो इन्हें तस्वीरें लेनी है। शारदा वापस अपने परिवार के बीच आकर बैठ जाती है। माँ जी, समधन जी कह रही हैं कि बहू की तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी, इसीलिए घूंघट नहीं करवाएंगी। अच्छा, ये बात है क्या? गंगा देवी मंडप में चढ़ जाती हैं और शादी रुकवा देती हैं। क्या हो गया माँ जी, आपने शादी क्यों रुकवा दी? कुछ गलती हो गई क्या हमसे? ऐसा कीजिए, पहले अपनी बेटी को अच्छे से तस्वीरें खिंचवा लीजिए, उसके बाद घूंघट करवाकर मंडप में लाइए, फिर शादी होगी। हमारी प्रथा है, हमारे यहाँ बहू की शादी घूंघट में ही होती है। जी, तस्वीरों का क्या है, बेटी घूंघट कर लेगी। नीलम और शिवानी श्रुति का गले तक घूंघट खींचती हैं और शादी शुरू होती है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से हवन की आग और ये घूंघट। मेरी तो सांस फूलने लगी है। बस जल्दी से शादी पूरी हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। श्रुति उद्यम से शादी करके अपने ससुराल चली आती है, जहाँ श्रुति घूंघट के दरवाजे पर खड़ी होती है और शारदा गृह प्रवेश करवा रही होती है। साथ ही 6 महीने की गर्भवती काजल भी खड़ी होती है। मेरी जेठानी और मेरी नंद दोनों गर्भवती हैं, दोनों का पेट भी बाहर ही निकला हुआ है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और तुरंत घूंघट हटाकर गहरी सांस लेती है। अरे बहू, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैंने क्या बदतमीजी की? बहू, पहले तुमने मंडप में घूंघट नहीं किया और अब गृह प्रवेश करते ही घूंघट हटा दिया। वो दम घुट रहा था तो मैंने घूंघट हटा दिया। अरे नई बहू है, भारी लहंगा पहना है, हो गई उससे भूल। नई बहू को पहले दिन ही क्या डांटना, मैं समझा दूंगी उसे। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं शारदा श्रुति को लेकर उद्यम के कमरे के बाहर आती है। बहू, हमारे परिवार के नियम थोड़े कड़क हैं, तो किसी की बात का बुरा मत मानना और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है। अगली सुबह श्रुति सिंपल साड़ी पहने हुए हॉल में आती है। ये क्या, सभी को साथ में खांसी आने लगी? पानी कहाँ है? बहू तो सच में बेवकूफ है या नाटक कर रही है? क्या हुआ दादी सासू माँ? बहू, पहले तो घूंघट कर। यहाँ तेरे दादा ससुर, जेठ और ससुर बैठे हुए हैं और तूने घूंघट छोड़ सर पर पल्ला तक नहीं किया। बहू, घूंघट करो, रसोई में चल, आज तुम्हारी पहली रसोई करनी है। श्रुति गले तक घूंघट करती है और शारदा के साथ रसोई घर में चली जाती है और श्रुति घूंघट हटा देती है। बहू, तुझे पहली रसोई की रस्म पूरी करनी है। घूंघट में ही नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। मम्मी जी, हमारी रसोई में मिट्टी का चूल्हा है, ऊपर से इतनी गर्मी और आप घूंघट करके खाना बनाने के लिए कह रही हैं। मैं घूंघट में पहली रसोई नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तू पहली रसोई कर, पर जब बाहर आना तो घूंघट करके आना, बाकी मैं देख लेती हूँ। इतना कहकर शारदा रसोई घर से निकल जाती है और श्रुति अपनी जेठानियों के साथ अपनी अपनी पहली रसोई बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा पूरे परिवार के साथ बैठी होती है। बहू बिना घूंघट के पहली रसोई बना रही है। क्यों, तूने बहू को बताया नहीं क्या कि घूंघट करके पहली रसोई बनानी है? बताया, पर बहू नए जमाने की है, कहती है कि चूल्हे पर घूंघट करके पहली रसोई नहीं बना सकती है। गंगा देवी रसोई घर में आती है। बहू, तूने घूंघट क्यों नहीं किया है? मैं इतनी तेज गर्मी में घूंघट करके खाना कैसे बना सकती हूँ? तेरी जेठानियाँ कैसे घूंघट में खाना बनाती हैं? घूंघट में पहली रसोई बनाना हमारे घर की प्रथा है, जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरा मुंह क्या देख रही है? घूंघट करो। गंगा देवी की फटकार से श्रुति तुरंत गले तक घूंघट करती है। वहीं गंगा देवी रसोई से बाहर आकर निकल जाती है। दादी सासू माँ ने कितनी जोर से चिल्लाया, मैं तो ऊपर से नीचे तक कांप गई। मैं भी डर गई थी। मम्मी जी ने तो कहा था वो सब संभाल लेंगी, पर दादी सासू माँ ने मुझे क्यों डांटा? इस पूरे ससुराल में माँ जी ही हैं जो हमारी परेशानी इतनी समझती हैं, पर वो भी मजबूर हैं और जितना वो संभालती हैं शायद ही कोई सास करे इतना जितना मम्मी जी करती हैं। माँ जी हमारी दोस्त की तरह हैं।
ऐसे ही श्रुति अपनी पहली रसोई बनाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे तुम बहू अपनी जेठानियों से हमारे घर के नियम कानून अच्छे से समझ लो, क्योंकि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और मैं चाहता हूँ तुम हमारे घर के नियम कानून भी न तोड़ो। इस तरह श्रुति की पहली रसोई पूरी होती है। श्रुति अपनी दोनों जिठानियों से घर की परिस्थितियों के बारे में जानती है। ऐसे ही एक दिन श्रुति सिर पर पल्ला किए बालकनी में खड़ी अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। अरे हाँ, उस कुत्ते ने उस आदमी को क्या दौड़ाया था, बेचारा धोती पकड़कर भाग रहा था। लगता है बहू की किसी पुरानी सहेली का फोन आया है, तभी इतना चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही है। शारदा की बातें सुनते ही घर वालों का पारा चढ़ जाता है। वहीं श्रुति को बालकनी में खड़ी बातें करते देखकर नीचे खड़ी पड़ोसनें भी आपस में बातें करने लगती हैं। अब देखना, इस बालकनी में इसके ससुराल वाले आते ही होंगे और इसे फटकार लगाएंगे। बालकनी से बातें करते हुए श्रुति हॉल में चली आती है। श्रुति, फोन रखो। क्यों? मैंने तुमसे सवाल करने के लिए नहीं कहा, फोन रखने के लिए कहा। फोन रखो। श्रुति तुरंत फोन रख देती है। यहाँ बड़े भैया खड़े हैं और तुम दांत फाड़ फाड़ कर हंसे जा रही हो। माना मैं बहुत जोर से बात कर रही थी, पर बड़े भैया हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अपनी जेठ के सामने घोड़े की तरह दांत फाड़ना अच्छी बात नहीं होती है। ये क्या बात हुई? जेठ खड़े हैं तो मैं बात भी नहीं कर सकती? ऐसे दिन बीतते हैं और एक दिन श्रुति अपनी जिठानियों के साथ किचन में घूंघट ओढ़े खाना बना रही होती है। तभी खिड़की से कुछ बच्चों की आवाज आती है। अरे जल्दी चलो वरना मदारी भाग जाएगा। अरे मैं तो वो लकड़ी डंडा लेकर रस्सी पर चलती लड़की देखने जा रहा हूँ। दीदी, हम लोग भी चलते हैं। हम इस तरह लोगों की भीड़ के बीच में नहीं जा सकते, डांट पड़ेगी हमें। श्रुति उदास होकर काम करने लगती है। तभी रसोई में शारदा आती है। क्या हुआ श्रुति बहू, मुंह क्यों बनाया हुआ है? मम्मी जी, मुझे सर्कस और मदारी का खेल देखने जाना है। देख बहू, जाना है तो जा, पर घर वालों की नजर में मत आना। मैं कह दूंगी कि वो लोग रसोई में काम कर रही हैं। सच मम्मी जी, थैंक यू। चलिए दीदी, हम लोग जल्दी निकलते हैं। श्रुति अपनी जिठानियों के साथ चुपके से घर से निकलती है और सर्कस और मदारी का खेल देखने आती है। मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। मैं तो सोच रही थी इस ससुराल में मैं कैसे अपने दिन बिताऊंगी। तीनों बहुएं बिना घूंघट किए सर्कस और मदारी का खेल देख रही होती हैं। तभी रामलाल अपनी तीनों बेटों के साथ वहां पहुंचता है। सभी बहुओं को घूरने लगते हैं। बहुएं तुरंत घूंघट करती हैं और घर पहुंचती हैं। पीछे पीछे रामलाल और तीनों बेटे भी घर आते हैं। श्रुति, तुम दोनों भाइयों को लेकर बिना घूंघट के सर्कस देखने क्यों गई थी? जी वो, मुझे सर्कस बहुत पसंद है इसलिए। तो सर्कस में ही शादी कर लेती। हमारे घर परिवार में क्यों शादी की? वहां बिना घूंघट के कितने सारे लोग तुम्हें देख रहे होंगे। हमारे घर की परिवार की बेइज्जती करवानी है तुम्हें। और नीलम, तुम गर्भवती हो, तुम्हें खट्टा खाने का मन करता है, सर्कस देखने का भी मन भी करता है क्या? और शिवानी, वो तो नई आई है, तुम तो नई हो। तुम्हें अपनी देवरानी को सिखाना चाहिए था ना कि उसके साथ गलतियां करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग इतना मत डांटो। बहुएं घर आ गई ना, बस बात खत्म करो। बहुओं, तुम तीनों जाओ अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं शारदा के साथ छत पर अचार और पापड़ सुखाने लगती हैं। मम्मी जी, ससुर जी और हमारे पतियों को कैसे पता चला कि हम सर्कस देखने गए हैं? बहू, पूरे गांव में तुम्हारे ससुर और पतियों का अच्छा नाम है। बिना घूंघट के तुम्हें किसी ने पहचान लिया होगा और इन्होंने बता दिया होगा। मेरे होते हुए मेरी बहुएं यहाँ वहाँ जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बहुएं के जाते ही शारदा रामलाल को फोन करती है। ए जी, बहुएं अकेले सर्कस देखने गई है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अरे ये डरने की नहीं, शर्म की बात है। तुम रखो फोन, में देखता हूँ। आई थी बड़ा सर्कस देखने वाली, मैंने इन्हीं का सर्कस बना दिया, अब आएगा मजा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन घर की सफाई करते हुए शिवानी से फ्लावर वास टूट जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? शिवानी, किसी को खुद पता चले उससे पहले ही तुम बता दो, थोड़ी कम ही डांट पड़ेगी। तभी शारदा वहां आती है। नहीं, क्यों बताना है दादी सासू माँ को? वो अभी शिवानी बहू को ताने देने लगेंगी। क्यों ताने देंगी? दीदी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा, साफ सफाई करते हुए उनके हाथ से गिर गया। बहू, तुम्हारी बात ठीक है, पर किसी को कुछ मत बोलना। मैं इसी के जैसा दिखने वाला दूसरा फ्लावर वास लाकर यहाँ पर रख दूंगी। शिवानी किसी को कुछ नहीं बताती है। ऐसी शाम होती है, बहुएं किचन में चाय नाश्ता बना रही होती हैं और शारदा नया फ्लावर वास लेकर आती है। जरा आप लोग देखकर बताइएगा, ये फ्लावर वास उस मेज पर अच्छा लगेगा ना? शारदा, वहाँ पहले से एक फ्लावर वास था ना, वो फ्लावर वास कहाँ गया? क्या वहाँ फ्लावर वास था? शारदा, वो फ्लावर वास मैं खुद लेकर आया था। बहुएं कहाँ हैं? बहुओं को बुलाओ। रामलाल की आवाज सुनकर तीनों बहुएं घूंघट किए हॉल में आती हैं।
बहू, उस मेज पर फ्लावर वास था ना? वो आज घर की साफ सफाई किसने की है? मैंने। मैं समझ गया। बहू, अगर तुमसे नुकसान हो जाएगा तो क्या तुम घर वालों को नहीं बताओगी? तुम्हारे छुपा लेने से बात छुप जाएगी। बहू, आज फ्लावर वास टूटा है, कल घर की कोई और चीज टूटेगी और तुम छुपा लोगी। इस गलती की तुम्हें सजा मिलेगी। कल पूरा घर और स्टोर रूम तुम अकेले साफ करोगी और बहुएं तुम में से कोई इसकी मदद नहीं करेगा, समझी? आज का दिन ऐसे ही बीतता है। अगले दिन सुबह से शिवानी घर में साफ सफाई शुरू करती है। गंगा देवी साथ खड़ी होकर घर का कोना कोना साफ करवाती हैं। रात में शिवानी थकान से चूर हो जाती है। मम्मी जी ने इतनी कोशिश की मुझे बचाने की, बेचारी दूसरा फ्लावर वास भी लेकर आई पर ससुर जी ने पकड़ ही लिया। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों बहुएं नदी किनारे पानी भरने आई होती हैं। पास में ही आम के बगीचे में कुछ छोटी बच्चियां लंगड़ी खेल रही होती हैं। वो देखो, वो लड़कियां लंगड़ी खेलते हुए कितनी अच्छी लग रही हैं। बचपन में मुझे भी लंगड़ी खेलना बहुत पसंद था। दीदी देखिए ना, आसपास कोई नहीं है, बच्चे अकेले लंगड़ी खेल रहे हैं। चलिए ना हम भी उनके साथ लंगड़ी खेलते हैं, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में क्या बन बिगड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो दीदी आप भी चलो, हमें खेलते हुए देखिएगा। शिवानी और श्रुति लड़कियों के पास आती हैं और उनके साथ लंगड़ी खेलने लगती हैं। आंटी, आप कितने अच्छे से लंगड़ी खेल रही हो। आप हर रविवार मेरे साथ लंगड़ी खेलने आया करो। हम लोग हर रविवार यहाँ लंगड़ी खेलने आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम आ पाएंगे तो जरूर आएंगे। तीनों बहुएं लंगड़ी खेलकर मटके में नदी से पानी भरकर वापस अपने ससुराल चली आती हैं और रसोई में काम कर रही होती हैं। तभी शारदा आती है। क्या बात है बहू, बहुत हंस रही हो। अपनी सास को भी कुछ बताओ। आपको पता है मम्मी जी, हम लोग नदी के किनारे पानी लेने गए थे। वहाँ कुछ लड़कियाँ खेल रही थी, उनके साथ हमने भी लंगड़ी खेली, बड़ा मजा आया। ये गलत किया बहू, तुमने मुझे भी कहा होता। मुझे भी लंगड़ी खेलना बड़ा पसंद है। सच में मम्मी जी, आप भी खेलेंगे हमारे साथ लंगड़ी? अगले रविवार वो बच्चे फिर आएंगे वहाँ लंगड़ी खेलने। अच्छा ठीक है बहू, अगले रविवार भी कुछ बहाना करके हम लोग घर से निकलेंगे। शारदा की बात से तीनों बहुएं खिलखिला उठती हैं। ऐसी ही रात होती है। तीनों बहुएं अपने कमरे में आती हैं जहाँ उनके पति गुस्से से लाल होते हैं। श्रुति, तुम दोपहर के वक्त नदी किनारे क्या करने गई थी? मैं तो पानी लेने गई थी। पानी लेने गई थी या बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने गई थी? अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो अपने पति से। मैं शौक से झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं कहती कि हम लंगड़ी खेल रहे थे तो क्या आप चुप रहते? ये तुम्हारी खेलने की उम्र है क्या कि मैं चुप रहता? आगे से तुम्हें वहां जाकर उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, समझी? ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शारदा गंगा देवी से बातें कर रही होती है। पता है मम्मी जी, कल बहुएं नदी किनारे लंगड़ी खेल रही थी। श्रुति बहू की एक छोटी बच्ची से अच्छी दोस्ती हो गई है। बहू यहाँ घर गृहस्थी संभालने आई है या बच्चों से दोस्ती करने आई है? जरा तू श्रुति बहू की माँ को फोन लगाना। शारदा सुनीता का फोन लगाकर गंगा देवी को फोन दे देती हैं। हेलो, आपकी बेटी बिना घर में किसी को बताए मेरी दोनों बड़ी बहुओं को लेकर नदी किनारे जाती है और छोटी बच्चियों के साथ लंगड़ी खेलती है। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी उससे बात करती हूँ, अभी मैं उसे समझाती हूँ। सुनीता फोन काट देती है और तुरंत श्रुति को फोन करती है। क्या हुआ मम्मी, आज तुमने दोपहर में फोन किया? तू वहाँ हमारी बेइज्जती करवाने गई है क्या? अभी सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं तुझे वहाँ गए और तेरी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। क्या जरूरत थी तुझे नदी किनारे बच्चों के साथ लंगड़ी खेलने की? मुझे अभी तेरी दादी सास का फोन आया था, कितना नाराज हो रही थी वो। माफ कर दो मम्मी, गलती हो गई, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन श्रुति, नीलम और शिवानी सब्जी मंडी आई होती हैं जहां कांति, शांति और विमला भी सब्जी खरीद रही होती हैं। हम लोग लंगड़ी खेलने गए थे। ये बात रवि जी को पता चल गई थी, किशोर जी को भी पता चल गई थी, बहुत डांट रहे थे मुझे तो। उत्तम जी को भी पता चल गई थी, यहाँ तक कि मम्मी जी का भी फोन आया था। हमारे घर वाले कितने तेज हैं, उन्हें झट से छोटी बात पता चल जाती है। वही तो समझ नहीं आ रहा कैसे। तुम्हारी सास की वजह से, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी सास ही तुम बहुओं की दुश्मन है। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती है? मेरी सास बहुत अच्छी है, वो हमेशा हमारे साथ देती है। ये तुम लोगों की गलतफहमी है। मैं भी तुम्हारी सास की उम्र के आसपास की ही हूँ, मुझे भी अंदाजा है कौन सास कैसी होती है। विश्वास ना हो तो कभी आजमा लेना। कांति की बात तीनों बहुओं के मन में घर कर जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन श्रुति शारदा के कमरे में आती है। क्या हुआ श्रुति बहू, तुम मेरे कमरे में? मम्मी जी, मैं जॉब करना चाहती हूँ। बहू देख, तेरी जॉब करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर घर वालों को मनाना बहुत मुश्किल है।
मम्मी जी, मैंने जॉब के लिए बहुत सारे फॉर्म भरे थे। मुझे सुबह ही एक कंपनी से फोन आया था, वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। अगर जॉब लग जाती है तो हम फिर आगे का सोचेंगे। अच्छा ठीक, कल सुबह मैं तुम्हें मंदिर जाने के लिए कहूंगी, तुम तैयार रहना। मंदिर के बहाने घर से निकलना और इंटरव्यू देकर जल्दी चली आना। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन श्रुति तैयार होकर हॉल में आती है। बहू, आज बड़ा मंगलवार है, तुम हमारे घर की नई बहू हो, मंदिर जाकर पूजा कराओ। और बहू, ये पूजा बहुत खास होती है, तू अकेले जाना और अच्छे से पूजा करके आना। ठीक है मम्मी जी, मैं पूजा करने चली जाती हूँ। श्रुति घर से निकलती है और सीधा बस पकड़कर इंटरव्यू देने चली जाती है और इंटरव्यू सेंटर के वेटिंग एरिया में बैठी होती है। जेठानी जी सच कहती हैं, हमारे ससुराल में एक हमारी सास ही हमारी दोस्त है। श्रुति ये सब सोच रही होती है कि तभी वेटिंग एरिया में गंगा देवी और ऊधम सिंह आते हैं और श्रुति डर कर खड़ी हो जाती है। बहू, पूजा कर लिया क्या तुमने? श्रुति, तुम्हें मम्मी ने पूजा करने भेजा था या गांव से इतनी दूर यहाँ इंटरव्यू देने के लिए? देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये जॉब मुझे आसानी से मिल जाएगी। मुझे जॉब करने का बहुत मन है, मुझे रोकिए मत। बहू, समाज में तमाशा मत बनाओ, चुपचाप घर चलो। हमारे घर की बहुएं जॉब वगैरह नहीं करती हैं। इतना कहकर उद्यम श्रुति का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए घर लेकर चला आता है। अरे बहू, तुम बिना हम सबको बताए इतनी दूर जाने की हिम्मत रखती हो? अगर तुम्हारी जॉब लग जाती तो रोज झूठ बोलकर जॉब करने चली जाती। बहू, जॉब तो तुम्हें नहीं करनी है, पर तुम्हारी इस करतूत की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब तुम्हें डांटने समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम सजा से ही सुधरोगी। कल पूरा दिन तुम उपवास रखोगी और एक कमरे में बंद रहोगी, तभी तुम्हारी यहाँ वहाँ जाने की आदत खत्म होगी। इतना कहकर गंगा देवी श्रुति को एक खाली कमरे में बंद कर देती है। ऐसी रात होती है। रात के 2 बजे शिवानी और नीलम खाना लेकर कमरे के बाहर आती हैं, जहाँ शारदा गंगा देवी के साथ खड़ी होती है। नीलम बहू, अगर तू गर्भवती ना होती तो तुम्हें भी श्रुति बहू के साथ कमरे में बंद कर देती। जिसकी सजा है उसे भुगतने दो, ज्यादा बहन चारा निभाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों बहुएं शारदा के पास आती हैं। क्या हुआ बहू, तुम लोग यहाँ? मम्मी जी, एक बहुत अच्छे हीरो की पिक्चर लगी है, हम तीनों वो पिक्चर देखने जा सकते हैं क्या? इतना डांट खाने के बाद भी इन तीनों का पेट नहीं भरा। जाने देती हूँ, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ चुगली करनी है। देखो बहुओं, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर किसी की नजर में मत आना। दोपहर का वक्त है, घर में सभी सो रहे हैं, जल्दी वापस आ जाना, सबके उठने से पहले घर आ जाना। तीनों बहुएं चुपचाप घर से निकल जाती हैं। वहीं शारदा सभी को हॉल में इकट्ठा करती हैं। आप लोगों ने बहुओं को देखा है क्या? नहीं, क्यों, घर में नहीं है क्या? नहीं, बहुएं घर में तो नहीं है। मैंने उन्हें आखिरी बार बालकनी में देखा था, जहाँ वो किसी पिक्चर की बात कर रही थी। फिर उसके बाद बहुएं मुझे दिखी ही नहीं। अरे इसका मतलब जरूर बहुएं पिक्चर देखने गई है। हमारी सजा का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे, अब तो इन्हें कुछ गंभीर सजा देनी पड़ेगी। इतना कहकर पूरा परिवार घर से निकल रहा होता है। तभी तीनों बहुएं घूंघट किए हाथ में सब्जी लिए घर में आती हैं। अरे बहुआ, तुम लोग कहाँ गई थी? दादा ससुर जी, हम तो बस रात के खाने के लिए सब्जी लेने गए थे। क्यों, क्या हुआ? शारदा बहू, तुम पहले अच्छे से बात पता कर लिया करो, बेफालतू में मेरी नींद खराब कर दी तुमने। इतना कहकर सूर्यलाल और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं तीनों बहुएं नीलम के कमरे में बात कर रही होती हैं। देखा आप लोगों ने, कांति काकी सही कहती थी, हमारी सास ही हमारी दुश्मन है। आज से हम कोई भी काम अपनी सास को बताकर नहीं करेंगे, ना ही उन पर भरोसा करेंगे। हमारे ससुराल में हमारी सास ही बहुओं की दुश्मन है। तीनों बहुओं के सामने अपनी सास की सच्चाई आ जाती है। अब बहुएं आपस में ही बात करती हैं और बाजार जाकर अपनी पसंद की चीजें खाती हैं। छुपकर घर में घूंघट हटाकर काम करती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं और एक दिन 8 महीने की गर्भवती काजल मायके आती है। अरे मेरी पोती, तेरा तो 8वां महीना चल रहा है ना, तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है दादी, मैं यहाँ अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बेटी, बहुत सही किया, पहला बच्चा मायके में ही होना चाहिए। नीलम बहू, जाओ अपनी नंद के लिए ठंडा आम रस बना कर लाओ और अपनी नंद की पूरी देखभाल करना। गर्भवती नीलम काजल के लिए ठंडा शरबत बनाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं और बाहर सभी बैठे बात कर रहे होते हैं। इस बार सौदागर गांव तक नहीं आएगा, हमें अपने अनाज और आम बेचने के लिए शहर तक गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। इसलिए कल मैं और ऊधम धान के ट्रक लेकर शहर जाएंगे और रवि और किशोर आम के ट्रक लेकर दूसरे शहर जाएंगे।
2 दिन 3 दिन लगेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। कल मैं, शारदा बहू और तेरे पिताजी भी अपने कुल देवता के मंदिर जाएंगे, नीलम बहू और काजल के बच्चे के लिए प्रार्थना करने। ऐसी दोपहर होती है और सभी तैयारी करके घर से निकल जाते हैं। वहीं देर रात 3 बजे काजल की नींद खुलती है। बड़ी तेज प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीकर आती हूँ। इतना कहकर काजल अपने कमरे से निकलती है और सीढ़ियां उतरते हुए फिसल कर गिर जाती है। माँ, मैं गिर गई। माँ, पेट में दर्द हो रहा है। माँ, मैं गिर गई। नीलम, श्रुति और शिवानी तुरंत हॉल में आती हैं। भाभी, बहुत तेज दर्द हो रहा, लगता है डिलीवरी होगी। चलिए दीदी, जल्दी नंद जी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर हम लोग कैसे लेकर जाएंगे नंद जी को? किसी को बुलाते हैं। किसे बुलाएंगे दीदी? घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। मुझे गाड़ी चलानी आती है, हम अपनी गाड़ी निकाल कर चलते हैं। आप दोनों नंद जी को लेकर बैठिए, हम तुरंत शहर के हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। श्रुति और शिवानी काजल को उठाती हैं और गाड़ी में बिठाती हैं। साथ में नीलम भी होती है। श्रुति तुरंत शहर के अस्पताल पहुंचती है। आप लोग घबराइए मत, कोई मेजर इश्यू नहीं है, बस इमरजेंसी डिलीवरी करवानी होगी। महेश काजल की इमरजेंसी डिलीवरी करवाता है। अगले दिन बाहर गए सभी घर आते हैं। बहुएं कहाँ हैं? घर में कोई क्यों नहीं है? तभी शारदा के फोन पर महेश का कॉल आता है। जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। मैंने आपकी बहू की डिलीवरी करवाई है, आप हॉस्पिटल आकर उन्हें ले जाइए। शहर से डॉक्टर महेश का फोन है, कह रहे हैं उन्होंने बहू की डिलीवरी करवाई है। हे भगवान, बहुएं घर की इज्जत नीलाम करने पर उतर आई हैं। उन्होंने मेल डॉक्टर से डिलीवरी करवाई है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। बहू को अब मैं सबक सिखाती हूँ। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां श्रुति और शिवानी खड़ी होती हैं। बहुओं, नीलम बहू से कह दो कि घर आने की जरूरत नहीं है, अपने मायके चली जाए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि नीलम बहू ने हमारे घर की मान प्रतिष्ठा खराब की है। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी मेल डॉक्टर से डिलीवरी करवाने की? आज से वो हमारे घर की बहू नहीं है। इतना कहकर गंगा देवी श्रुति और शिवानी के साथ घर वापस चली आती है। मेरी काजल कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। वो तो अस्पताल में है। क्यों? अस्पताल में क्यों है मेरी बेटी? उनकी भी डिलीवरी डॉक्टर महेश ने ही की है, इसीलिए हम उन्हें घर नहीं लेकर आए। आप उन्हें फोन करके बता दीजिए कि वो अब कहाँ जाएंगी। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी बेटी मेरे घर आएगी और कहाँ जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? नंद जी भी तो इस घर की बेटी हैं। उन्होंने भी डॉक्टर महेश से डिलीवरी करवाई है। उन्होंने भी तो घर की मान प्रतिष्ठा भंग की है। उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। बहू, क्या बकवास किए जा रही हो? तभी काजल अपना बच्चा लिए गर्भवती नीलम के साथ घर में आती है। नीलम बहू, तुम्हारी डिलीवरी नहीं हुई और काजल बेटी ये बच्चा मेरा है। भाभी की डिलीवरी नहीं, मेरी डिलीवरी हुई है। मैं यहाँ ये पूछने आई हूँ, मैं यहाँ रहूं या इस बच्चे को अनाथालय में देकर पहाड़ से कूद जाऊं? बेटी, ये क्या कह रही है तू? और तुम लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव करते हैं। भाभी ने अगर डॉक्टर महेश से डिलीवरी करवाई तो मायके जाती, और मैंने डॉक्टर महेश से डिलीवरी कराई तो आप लोग मुझे अपना रहे हैं। गलती इसमें आप लोगों की नहीं है, हमारी सास ही हमारी दुश्मन है। मुझे अच्छे से पता है, मम्मी जी ने ही आप लोगों को भड़काया होगा, है कि नहीं? हाँ, शारदा ने ही हमें डॉक्टर महेश के बारे में बताया था। सिर्फ डॉक्टर महेश के बारे में नहीं, आज तक हमारी जितनी भी गलतियां आप लोगों को पता चली हैं, वो सभी हमारी सास ने हमसे करवाई हैं और आपको दिखाकर भड़काई हैं। हमारी सास ही हमारी दुश्मन है। शारदा बहू, क्या ये सब सच है? तुम जानबूझकर बहुओं को अपनी बातों में फुसलाती थी, फिर उनकी चुगलियां करती थी। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं तो बस अपनी सास का पद बनाए रखने के लिए सब करती थी। शारदा, तुम्हारी वजह से बहुओं ने हमें कितना गलत समझा, अपने पतियों को कितना गलत समझा। तुम इतनी नीच हरकत करोगी मुझे अंदाजा नहीं था। बहू, हमें माफ कर दो। आज से ससुराल में तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और अब से तुम इस घर में तुम्हारी सास की बात भी कोई नहीं सुनेगा। नहीं दादी सासू माँ, आप माँ जी के साथ ऐसा मत कीजिए, वरना फिर हम बहुओं को इंसाफ मिलेगा और हमारी सास के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हम इन्हें माफ करते हैं। अरे बहू, सिर्फ तुम्हारे कहने पर हम शारदा बहू को माफ करते हैं। धन्यवाद बहुओं, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। पर काजल तुम लोगों के साथ कब शामिल हो गई? माँ, मेरी डिलीवरी के बाद। हॉस्पिटल में काजल अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, वहीं तीनों बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने नंद जी की एक मेल डॉक्टर से डिलीवरी करवा दी है। घर वालों की दिक्कत नहीं है, बस माँ जी घर में आग ना लगाएं।
माँ, जब मुझे पता चला कि तुम ऐसा करती हो तब मैंने भाभीियों के साथ ये प्लान किया। आज मैं कसम खाती हूँ अपनी बहुओं को पूरी आजादी दूंगी। सभी शारदा को माफ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर महेश के हाथों नीलम की डिलीवरी होती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।